वेलकम टू कानूनी चर्चा यूट्यूब चैनल। आज कानून की भी बात होगी और चर्चाएं आम व खास होगी। तो ये आपकी जानकारी में है, कल गवर्नमेंट फॉर्मेशन कैबिनेट के जो 5 इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ये मंत्रियों ने सुगंध ले ली है और ओथ हो गई है और गवर्नमेंट जो कैबिनेट है वो बन चुकी। तो उसकी इस वक्त क्या है, और हम पीछे भी जाएंगे कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो हुई है, हमने पहले भी एपिसोड किए थे तो उस बात भी की थी। तो मेरे साथ आज जुड़े हैं और पहले भी हमने काफी चर्चा की है ग्राउंड जीरो से, काफी लोगों ने से हमने कश्मीर में इंडिविजुअल तौर पे भी, जो हमारे एडवोकेट मोहम्मद असलम चौधरी साहब हैं, इन्होंने हमारे साथ बात खुद भी की और दूसरे लोगों की भी बात की। जो हम ये इलेक्शन उस वक्त हो रही थी कि इसका क्या आगे होगा, कैसा होगा, कैसी आप सरकार देखते हो, कौन सी पार्टी डोमिनेंस करेगी जम्मू कश्मीर में और गवर्नमेंट फॉर्म बनाएगी। तो ये सारी चर्चाएं हुई थी, तो हम थोड़ा उस पर भी चर्चा करेंगे और जो ये सारी आगे क्या सिचुएशन बनेगी, कैसा हालात बनेंगे, कैसी गवर्नमेंट रहेगी, तो ये डिफरेंट प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इनका क्या क्या रोल रहा। तो मेरे साथ हैं आज एडवोकेट मोहम्मद असलम चौधरी, जो कश्मीर की पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं और ये नेशनल, इंटरनेशनल और कश्मीर की जो पॉलिटिक्स की निस्बत ये काफी डीप रूटेड है ये। और उन्होंने जो पिछले दिनों बातें की, प्रोडिक्शन की, और उन्होंने ग्रास रूट लेवल से कुछ लोग जुड़े थे, जो प्रोडिक्शन हुई ये प्री अलायंस कैसा करेगा और दूसरे कैसे करेंगे, तो क्या होगा, जो नई पार्टियां पिछले 10 साल में बनी हैं उसके बारे में भी चर्चा इन्होंने हमारे साथ की हुई है। तो आज उसको भी थोड़ी करेंगे और आगे के क्या होंगे। तो असलम साहब, आपका स्वागत है, जो आप हमारे बहुत साथ बहुत जुड़े हैं। शुक्रिया तो आपका प्लीज भी। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में अभी रिजल्ट्स नहीं आए थे, उसको हम कह सकते वही हैं कि बात, आफ्टर पोल एंड प्री रिजल्ट हमने एक प्रिडिक्शन की थी कि प्रिडिक्शन ये है कि अलायंस को मैंडेट मिलेगा और नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स आएंगी और इंजीनियर रशीद की जो सीट्स हैं बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि इंजीनियर रशीद को एक टैगिंग लग गई थी कि ये बीजेपी का बंदा है। और ऐसे ही पीडीपी से भी लोग नाराज थे और वहाँ मुफ्ती साहब के गुजर जाने के बाद, जब से उनका इंतकाल हुआ है, मैच्योरिटी लीडरशिप में नहीं रही है। वो तितर बितर सिस्टम हो गया है। जो उनके ख्यालात के लोग थे जब पार्टी बनी थी, वो अलग अलग पार्टीज में चले गए, जिनमें एक करा साहब भी है जो अभी पीसीसी चीफ है। तो वो सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के हमने ये कहा था या तो अलायंस मेजॉरिटी में आएगी या नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है सीट्स मिलेंगी और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे। और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कल ओथ ली। और उसके साथ अच्छी चीज़ ये भी है कि जम्मू प्रोविंस से भी रिप्रेजेंटेशन दी और सुरेंद्र चौधरी जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और एक गुजर बकरवाल तबका से ताल्लुक रखने वाले कैंडिडेट को भी मिनिस्ट्री दी और एक लेडी को भी जो साउथ कश्मीर से है। तो इतनी टेक्निकली और इतनी मैच्योरिटी के साथ इन्होंने इस सिस्टम को एस्टेब्लिश किया कि किसी को गुंजाइश नहीं कि वो तनकीद का निशाना बनाए। एक आपका नॉर्थ कश्मीर से लीडर है, एक आपका साउथ कश्मीर कुलगाम से सकीना इतू जी हैं और वुमेन भी हैं, और इसी के साथ साथ गुजर भी हैं, हिंदू भी हैं, जम्मू को भी रिप्रेजेंटेशन और कश्मीर को भी। तो यहाँ कोई ऐसी गुंजाइश नहीं बची कि जिसको तनकीद का निशाना बनाया जा सके। तो जो ये तो बहुत अच्छा है। मैंने कल भी बात की थी एक चैनल पे, मैंने कहा था ये चाहे मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुत कम मिला जम्मू से, और जो अलायंस था दोनों को बहुत कम मिला, उसके बाद भी बड़ापन दिखाया, मैग्नाबिलिटी दिखाई, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वो जम्मू का बनाया। और जो आपने कहा शकीना इत्तू धमाल हांजीपुरा से, उसके फादर भी पॉलिटिक्स में थे और खुद भी मुझे लगता है कंटिन्यूसली
काफी डोमिनेंस रही है इसकी और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी में, और इसका और इसने वीमेन रिप्रेजेंटेशन भी जो एक वो भी हो गया, क्योंकि हमारी जो जो कैबिनेट है ना वो छोटी बनेगी। जो हमारा J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो पता है आपको 10% है टोटल जो भी लोग इलेक्टेड है, 90 है तो चीफ मिनिस्टर को मिला के 9 बनने हैं, तो 5 बनाए गए हैं, थोड़ा 4 और एक्सपेंशन हो जाएगी जी। तो मैं ये आपको जो हमने प्री लाइंस की आपने बात की थी, तो इंजीनियर रशीद या जो पार्टीज नई पार्टीज आई हैं इनकी भी बात हुई थी, और हमने ये भी पूछा था कि ये क्या करेंगे कैसा करेंगे। तो मुझे लगता है चौधरी असलम साहब जो हमने बात की थी, जिन लोगों को आपने ग्रास रूट से जोड़ा वही निकला, क्योंकि ये जो ग्रैंड अलायंस वाली बात होती है ना, प्री अलायंस वाली पर्टिकुलर, इसमें लोगों को फेथ होता है, विश्वास होता है। चाहे जम्मू में कांग्रेस अच्छा ना कर सकी तो कांग्रेस ने जो भी सीटें जो अलायंस में दी गई थी कश्मीर में उसमें ठीक किया जितना भी उनकी वो थी, लेकिन ऑन द होल ये अलायंस जो था इसमें लोगों ने मैंडेट दिया है। और जो आपने कहा कि इसके रिप्रेजेंटेशन देखिए, जो डिप्टी सीएम है तो हिंदू भी है और पहाड़ी भी है क्योंकि ये नौशहरा से है, और जो जावेद राणा साहब हैं ये आपके गुजर लीडर हैं और बड़ी अच्छी फैमिली से हैं, उनको भी है। साउथ कश्मीर को आपने कहा नॉर्थ को, तो ये बात और भी एक्सपेंशन होगी। ये एक अच्छी शुरुआत है डेमोक्रेसी में। तो अभी आप ये बताइए, जो एक बात हो रही थी जिसको हमने नकारा था, हमने कहा था दिस इज नॉट इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डेमोक्रेटिक जो आगे बढ़ने वाला है, अगर ये प्री अलायंस को लोग नहीं मैंडेट दें, कंसिडर ना करें, और जो पोस्ट लाइंस जो पोल लाइंस है अगर वो हंग असेंबली आए, वो दैट वुड नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ जो जो डेमोक्रेसी है जो इस वक्त कश्मीर चाहता है। तो थोड़ा आगे ये मुझे बताओ कि एक चर्चा जो मार्केट में डाली हुई है कि कन्फ्लिक्ट रहेगा एलजी और चीफ मिनिस्टर के दौरान और भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये जो इन्होंने भी जम्मू में अच्छा किया है 29 सीट ली हैं, तो ये कंफर्टेबली जो ऐसा नहीं और ये पॉलिटिकल सिस्टम को ये नहीं चलने देंगे। तो आप क्या देखते हो? लेकिन मेरी बात, मैं इन लोगों से मुतफिक नहीं हूं, आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, जैसा कि हंग असेंबली के भी चांसेस बनते थे अगर लोगों ने एंटी बीजेपी वोट ना दिया होता। हम इसको ये भी कहेंगे कि रियल डेमोक्रेसी में ऐसा होना चाहिए कि विल ऑफ द पीपल प्रिवेल होनी चाहिए, बल्कि कम्युनल हार्मनी को ही तरजीह देनी चाहिए और किसी भी मज़हब ज़ात पात को ज़्यादा तरजीह नहीं देनी चाहिए। अगर इस तरह का मैंडेट आता लोगों की तरफ से तो बाज़ाब्ता ये हंग असेंबली का ही चांस बनता था। लेकिन चूंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक वेव चली, जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के दौरान इंजीनियर रशीद ने वेव का फ़ायदा उठाया, तो उस वेव का सहारा लेके एंटी बीजेपी वोट पड़ गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को मेजॉरिटी मिली। लेकिन मेजॉरिटी इसी में है, नेशनल इंटरेस्ट भी तभी रहेगा जब कश्मीर की स्टेबिलिटी रहेगी, जब कश्मीर के अंदर पीस होगा, जब कश्मीर के लोगों के शिकायत जो हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे उछाली नहीं जाएंगी और उनको उछालने का मौका भी नहीं देना है। और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी और दिल्ली सरकार भी जब तक ये यूटी है तब तक कॉपरेट करेगी, जैसा कि उमर अब्दुल्ला साहब का बयान आया भी। और उसके अलावा जो यूटी के बाद स्टेटहुड का प्रॉमिस है, तो वो स्टेटहुड का प्रॉमिस जो है वो भी जल्द से जल्द अगर पूरा हो तो लोगों को विश्वास और बढ़ जाएगा। तो आप असलम साहब ये बताइए, क्या जो स्टेट हुड के कश्मीर के लोग जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है
होम मिनिस्टर ने किया है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी अपनी तरफ से डायरेक्शन दी है। तो क्या कश्मीर के लोग होपफुल हैं कि ये जल्दी स्टेट होल्ड रिस्टोर हो जाएगी और जो फिर पॉलिटिकल सिस्टम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्वियसली चेंजेस आएंगी सारा, तो वो कैसा देखते हैं, क्या लोग होपफुल हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, लोग तो इस चीज़ से खुश हो गए कि यूनियन गवर्नमेंट ने जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन को इम्प्लीमेंट किया, उससे सुप्रीम कोर्ट का जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी है और जो वक़ार है वो भी रह गया और लोगों के जो मामलात थे वो भी सॉल्व हो गए। अगर ठीक इसी तरीके से स्टेटहुड मिल जाता है, जहां तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन की करवा अवाम, के, जी हाँ, तो इलेक्शन इलेक्शन करवाने के करवा बाद के, अगर हाँ, स्टेटहुड मिल जाता है, तो विश्वास और ज़्यादा जीता जाएगा और आने वाले टाइम में जो नेशनल इंटीग्रेशन की बात यूनियन की तरफ से हमेशा होती है, वो और ज़्यादा मजबूत होगी। और बजाय इसके कि हमारे कश्मीर में सेपरेटिज्म फैले, हम पीओके के ऊपर काम करना स्टार्ट कर सकते हैं कि वो कल्चरली हमारे साथ है और वो बेबी स्टेप्स अभी जयशंकर साहब जो पाकिस्तान गए हैं, मेरे ख्याल से वो शुरुआतें हो चुकी हैं, इंडो पाक फॉरेन रिलेशंस के ऊपर तबादला ख्याल हो रहा है। तो अगर इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज ना किया जाए और जो असूल है, जो आइन के मुताबिक चलने का वादा सरकार ने किया है, अगर उसी असूल के तहत चला जाए, तो तरक्की और इकोनॉमिकली जो बैकवर्डनेस है हमारे मुल्क की और हमारी यूटी जम्मू कश्मीर की जो कि पहले रियासत हुआ करती थी, तो ये भी दूर हो जाएगी और कहीं न कहीं डेवलपमेंटल तरफ प्रोग्रेसिव जानिब हम जो यहाँ के सिटीज़न्स हैं वो जाएँगे। और ज़ाहिर-सी बात है, एक सिटीज़न को रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और बेहतरीन इकोनॉमी की ही ज़रूरत होती है। और अगर ये सारी चीज़ें आती हैं तो स्टेबिलिटी और पीस भी आएगी और जो बेसिक कंडीशन रखी गई है स्टेटहुड देने के लिए। तो असलम साहब, जो आप बोल रहे हो कि डेवलपमेंट, जो आप एजुकेशन, हेल्थ, रोड कनेक्टिविटी, ये जो बातें हैं, क्या कश्मीरी जो आम आवाम है, यह क्या प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहता है, स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है? क्या देखते हो आप, जहां वो अभी भी कन्फ्लिक्ट में रहना चाहता है? स्टेटहुड की बात जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की है और जो यूनियन गवर्नमेंट ने उसको मानना है। मेरी दूसरी बात आ जाती है, क्या आर्टिकल 370 को हम जो जो चेंजेस आई हैं, जो इस इशू को, इस कन्फ्लिक्ट को हम बैक बर्नर पे नहीं रख सकते और 10 साल हम बात करेंगे प्रोग्रेस की, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और जो टूरिज्म की, टूरिस्ट इंडस्ट्री की, दूसरी इंडस्ट्री की, रोड कनेक्टिविटी की, जो ऐसी हेल्थ एजुकेशन की, बिजली पानी की बेसिक नेसेसिटी, तो जो जरूरतें हैं उसके बारे में, और बिल्कुल। डेमोक्रेटिक और बिल्कुल, पॉलिटिकल प्रोसेस देखिए, को मजबूत करना। मेरी मुलाकात अक्सर इन कैंडिडेट्स के साथ होती रहती थी जो इलेक्शन लड़ते थे। तो मैं इनसे यही कहता था कि बजाय इसके कि किसी दूसरे कैंडिडेट को तनकीद का निशाना बनाया जाए, क्या कोऑपरेटिव एफर्ट्स नहीं लगाए जा सकते? जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने किए और वो उन्होंने तब किए जब आखिरी समय था, जब वो हार चुके थे, तब जाके उन्होंने अलायंस किया। तो अगर इसी तरीके से कोऑपरेटिव एफर्ट्स हों, अगर अंडरस्टैंडिंग हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो स्टेट और सब्जेक्ट्स के दरमियान, तो जाहिर सी बात है प्रोग्रेसिव जो चैनल्स हैं उनकी तरफ बढ़ा जा सकता है। लेकिन इससे न्यूज़ चैनल नहीं चलेंगे, इससे कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री नहीं चलेगी और इंटरनेशनल लेवल पे भी कन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री की अपनी एक रेवेन्यू का एक अपना मकाम है और अपने कुछ उनका अंदाज भी है। तो वो पहलू भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। हम कंप्लीटली ये नहीं कह सकते कि जम्मू एंड कश्मीर में ऑल इज़ वेल, बल्कि ऑल इज़ नॉट वेल। खामोशी के बाद क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं। नहीं, देखिए, एक बात जो आपने की है कि भाई कुछ ताकतें जो हैं वो हांडी को उबलता देखना चाहते हैं, इस पॉट को बॉइलिंग रखना चाहते हैं, और कश्मीर एक ल्यूक्रेटिव इंडस्ट्री बन चुकी है और यहाँ पे एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट होते जा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा
जो कश्मीर के लोग हैं, समझदार हैं, समझ चुके हैं। देखिए पिछला क्या हुआ है, क्या निकला, 2-2.5 लाख मरे, और अपनी, मुझे लगता है अभी अपनी आइडेंटिटी, अपनी डिग्निटी के बारे में और अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सरकार कश्मीर की चाहिए, जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो उन्होंने दिखाया है पार्टिसिपेशन जो इस प्रोसेस में, और जो आपने एक बात की है, जो कुछ लोगों को इन्होंने नकारा है और एक यूनिटी दिखाई है कश्मीर के लोगों ने, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फोर्सेस हैं वो जे प्रवेल अपान करें। तो मुझे लगता है कि कुछ समय देना चाहिए, स्पेस देना चाहिए कश्मीर में स्टेबिलिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। अच्छा, अभी आप ये बात, एक और मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, एक ये मुझे बताइए, ये जो 5 MLA जो नॉमिनेट करने हैं, जिसका प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में है, और जो अमेंडमेंट हुई है आपको पता है 26 दिसंबर कि 5-2 तो पहले ही थे, जो लेडीज अगर वीमेन की रिप्रेजेंटेशन कम वो पहले भी थी, उसको रिपीट किया है सेक्शन 15 में, और 15A में 2 जो कश्मीरी माइग्रेंट है और एक जो POK का है। आप क्या चाहते हो? देखिए अभी नंबर की गेम ओवर हो गई है, मेरी बात सुने, असम से बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर अगर 5 लाइवली भारतीय जनता पार्टी के ही लोग आ जाएं तो फिर क्या 29 से 34 हो सकते हैं, तो मेजॉरिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो मैंने एक सजेशन दी है, आप मुझसे मुतफिक होते हैं नहीं, कि जो ये 5 जो लोग आए नॉमिनेट हों, ये जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोग आए, हमारे पास जूरिस्ट हैं, हमारे पास इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आर्ट एंड कल्चर बैकग्राउंड से हैं, इन्हीं 5 में जिनको नॉमिनेट करना है, इन्हीं लोगों को। लेकिन ये दानश्वर लोग आए, ये जूरिस्ट है, हमारे पास डॉक्टर, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, और ये जरूरी नहीं है ये मैं कह रहा हूं, जो जिनको रिप्रेजेंटेशन देनी है उनको ही चुनने का, उनसे ही थोड़ी सजेशन ली जाए और वर्कआउट किया जाए। उनके रिप्रेजेंटेशन, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं इन लोगों के, जो भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन होंगी, हर पॉलिटिकल पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन, उनसे पूरा करके तो अच्छे 5 लोग आए। जो देखिए हमारा अपर हाउस नहीं है, जो हमारा जो होती थी, काउंसिल होती थी, वो नहीं थी, उसमें यही प्रावधान था कि लोग जो नॉमिनेट होते थे, जो होना चाहिए था कि इंटेलेक्चुअल लोग, अच्छे लोग हों, जो गाइड करेंगे किनको, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हो। तो आप क्या चाहते हैं इसमें बारे में बताइए, क्या सोच है, ऐसा होना चाहिए जना, मेरे से इत्तेफाक करते हैं जना? हाँ, ऐसा इस पे होना चाहिए कि एजुकेटेड लोग आए, यूथ आए। आपने देखा होगा कि लोगों को इतनी सेलिब्रेशन चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की नहीं है जितनी सेलिब्रेशन उनको चौधरी जावेद राणा साहब की है या डिप्टी CM की है। तो अभी न्यूज़ यही है कि डिप्टी CM जो हैं जम्मू के हैं या जावेद राणा साहब ने ओथ ले ली। तो इससे ये जाहिर होता है कि जब भी कोई पॉजिटिव स्टेप सरकार की तरफ से होता है, चाहे वो राजभवन से हो या सेक्रेटरीट से हो, लोग उसका खुले दिल से स्वागत करते हैं। और अगर जुडिशरी से लिया जाए नॉमिनेशन करके, तो उससे हमारा सेक्रेटरीट, हमारा स्टेट, हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर चलने से उनको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर से लेकर के अगर अभी तक हम हिस्ट्री चेक करेंगे तो लीडर्स ने ही कौमों की तकदीर बदली है जो शोबा कानून से ताल्लुक़ रखते थे। तो हम यही चाहेंगे और उम्मीद रखते हैं कि इंटेलेक्चुअल क्लास को इग्नोर ना किया जाए, यूथ को इग्नोर ना किया जाए, और अगर हो सके तो लीगल बैकग्राउंड से जो लोग हैं उनको मौका दिया जाए कि वो सर्व करें। आपने देखा कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ा मुजफ्फर साहब ने, जज साहब ने, और वो इतने अच्छे मार्जिन से इलेक्शन जीत गए, जबकि एनालिस्ट कहते थे कि ये नहीं जीत पाएंगे। तो इससे ये जाहिर होता है कि लोग अब
होशियार हो चुके हैं, ये पुराने चेहरों को नहीं देखना चाहते, ये विकास की तरफ जाना चाहते हैं, एजुकेटेड क्लास को मौका देना चाहते हैं। और आज का वोटर साइंटिस्ट है, आज का वोटर जज भी है, आज का वोटर आईएएस अफसर भी है। आज वो जमाना नहीं कि लेबर लोग ही सिर्फ वोट डाला करते। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अथवाक की है कि ये पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर लोग इनमें से ही आए इनको रिप्रेजेंटेशन देनी है, क्योंकि इनको रिप्रेजेंटेशन क्यों देनी है, क्योंकि इनकी जो एक कॉम्पैक्ट असेंबली का सेगमेंट नहीं था, जो वीमेन रिप्रेजेंटेशन है, 3 वीमेन आ जाएंगी इसमें, 3 जो वीमेन रिप्रेजेंट, एक माइग्रेंट में और 2 जो पहले ही भी थी अभी था। अभी हम एक और पूछना चाहते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपोजिशन है, जो ऑब्वियसली भारतीय जनता पार्टी के 29 लोग हैं पर्टिकुलर, बाकी तो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, चाहे वो पीडीपी के लोग भी हों वो। तो ये क्या रोल देखते हो नेशनल कॉन्फ्रेंस का जब असेंबली में जहाँ दूसरे जो भी लेजिस्लेटिव हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, तो वो कैसे होने चाहिए, क्या देखते हो कैसे होंगे? अगर मैं बात करूंगा इस पे, नहीं, वो तो इस बार प्रिडिक्ट करना काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस मैच्योर लीडरशिप है इनमें, सदियों से इन्होंने हुकूमत की है और उम्मीद करते हैं कि जो भी होगा वो बेहतर होगा। और आगे जो चीज़ फ्यूचर में चलेगी, इतना उम्मीद करते हैं कि वो हमारे इंटरेस्ट में होगी, स्टेट के इंटरेस्ट में होगी, सोसाइटी के इंटरेस्ट में होगी और मुल्क के भी इंटरेस्ट में होगी। एक बयान बड़ा मज़ेदार है और काबिल तारीफ भी है, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट के साथ मिल करके सरकार को चलाया जाएगा और जम्मू को भी इग्नोर नहीं किया जाएगा, और जिसने हमें वोट दिया या नहीं दिया, क्योंकि वो हमारे लोग हैं और उनके लिए काम करेंगे। तो अगर इस तरह का विजन हो किसी चीफ मिनिस्टर में, तो हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। नहीं बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं जो ऐसा विजन है। लेकिन जो लोग, कुछ लोग हैं, जैसे आप चर्चा जम्मू में भी है और कश्मीर में भी, कि भाई डोमिनेंस जो है वो भारतीय जनता पार्टी की रहेगी थ्रू एलजी। और ये एक और भी जो मन में लोगों के वहम है कि एलजी मोर पावरफुल है जम्मू कश्मीर में देन दिस चीफ मिनिस्टर। तो इसके बारे में आप बताओ, फिर मैं बात करूंगा इस पे। ये ऐसी बात है हाँ, जो लोगों में। ऐसा तो अगर नहीं भी होगा, तो जो ब्लैक शीप्स हमारी समाज में होते हैं, वो स्टेबिलिटी और पीस को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरह की बातें उछालते हैं। लेकिन अभी तक हमें इस तरह की कोई चीज़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि जब ऑथ ली, ऑथ के बाद जब हैंडशेक किया उमर अब्दुल्ला साहब ने एलजी के साथ, तो जिस पोज में उमर अब्दुल्ला झुके थे, उसी तरीके से एलजी साहब भी झुके थे। और अगर आप उसको एनालाइज करेंगे फोटो को जूम करके, तो बराबर का झुकाव जो है एक दूसरे की तरफ है। तो ये ऑनर दोनों चेयर्स को इक्वली हमें महसूस होता है। और जो लोग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं देखना चाहते, शायद वो इस तरह की बातें करेंगे, क्योंकि इतना अच्छा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला है कि अब बीजेपी को बोलने का मौका नहीं है। और तो यूनियन गवर्नमेंट में भी उतनी मैच्योरिटी है, हमें अच्छे प्राइम मिनिस्टर हैं जो डिप्लोमेसी को भी समझते हैं, जो इंटरनल और डोमेस्टिक लॉज को भी अंडरस्टैंड करते हैं और इन प्रॉब्लम्स को समझते हैं। तभी जम्मू कश्मीर में पथराव बंद हुआ, ट्रेन चली, यहाँ डेवलपमेंट हुई। आप रोड कनेक्टिविटी की बात करें, अनंतनाग से स्टार्ट करेंगे उड़ी तक, तो रास्ते में 5-6 फ्लाईओवर्स का काम चल रहा है, जबकि ये चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। तो जहाँ एलजी साहब की आउटरीच का ताल्लुक है, तो जम्मू कश्मीर के हर एक यूथ एक्टिविस्ट का नंबर एलजी साहब के ऑफिस में है। वो आउटरीच करते हैं, उड़ी भी जाते हैं, कंगन भी जाते हैं, बडगाम भी जाते हैं। तो उन्होंने एज अ पॉलिटिशियन काम किया है, ही इज़ अ पॉलिटिकल पर्सन एंड ही नो हाउ टू डील पॉलिटिकली एंड सॉल्व द प्रॉब्लम पॉलिटिकली। और मुझे अभी तक इलेक्शन होने से अभी तक कोई इस तरह का खदशा नहीं है, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो, और अगर होता है तो सेंटर के लिए भी वो
काफ़ी बड़ा मसला बन सकता है फ्यूचर में, और यहाँ के लिए तो होगा ही होगा। और हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो। जिस तरीके से अभी तक चला है, यही अगर आगे चले तो ज़रूर हम विकास की राह पे चल पड़ेंगे। और बीजेपी जम्मू तो कश्मीर की अगर बात करें तो बहुत वीक है, हमेशा वीक रहेगी, क्योंकि बीजेपी को जम्मू कश्मीर से उतना मैंडेट कभी नहीं मिल सकता। ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट भी है और जम्मू में भी कांग्रेस का अच्छा खासा वोट बैंक है। तो उन दोनों चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो बीजेपी यहाँ पर अपना कोई भी ऐसा शिकंजा नहीं कस सकती। नहीं, वो बात ठीक है जो आपने डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल बात की। तो जे हम इस बात को जे एक बातें होती हैं, मतलब जो जैसे आपने कहा कि जो जो चाहते हैं लोग कि यहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो, पीस ना हो, प्रॉस्पेरिटी ना हो, ये कन्फ्लिक्ट ही रहा है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात असलम साहब आपने कहा, आपने दोनों जो एक स्टेट हेड है, एक गवर्नमेंट हेड है, उनकी आपने कश्मीरी लोगों ने बॉडी लैंग्वेज पे भी दोनों जुगे बराबर में हैंड शेक किया, तो बॉडी लैंग्वेज पे भी लोगों की नजर है। तो हम यही होप करते हैं, क्योंकि हम यही तवक्को करते हैं कि भाई ये बना रहे। और एक बात ये बिल्कुल आपकी ठीक है, ना अफोर्ड कर सकता है कश्मीर की लीडरशिप, गवर्नमेंट है। और इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, जो पीछे अंधकार का जो सिलसिला था वो खत्म हुआ है, पार्टिसिपेशन जो पॉलिटिकल प्रोसेस। और काफी वो लोग थे जिन्होंने 30 साल वोट नहीं डाला था, जमात इस्लामी, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जहां जो लोग थे जो टेरर फंडिंग के केस में यूएपीए में सरकार ने बंद की हैं, इन्हों लोगों ने पार्टिसिपेशन की। तो ये डेमोक्रेट अच्छी बात है, और इससे अगर स्टेबिलिटी आएगी तो कश्मीरी लोगों का ही फायदा है। तो लेकिन ये जो बात है, जो बड़ी अच्छी आपने बात कही कि इनका जो रिलेशनशिप है, जो स्टेट हेड और जो हमारे जो गवर्नमेंट हेड है, इनका कोऑर्डिनेशन रहने चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकती है अगर दोनों साइड, और जो हमारे 29 एमएलए भारतीय जनता पार्टी से हैं, मैंने एक बात मैं देख ली, हमने पहले भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का था, जो वहां से वो ऑपरेट करते थे एलजी हाउस से, तो कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं करते थे। जो किसी भी पॉलिटिकल, खासकर भारतीय जनता पार्टी, ये लोग नहीं कर सकते कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो काम किया जम्मू कश्मीर में, वो इंडिपेंडेंट लेवल पे होगा। वो भारतीय जनता पार्टी का जो जहां का स्टेट यूनिट होगा, जो ड्यूटी का यूनिट है, उसको उसके दबाव में नहीं किया, और उसको वो अपना इंडिपेंडेंट। मैं चाहता हूं कि ऐसा ही कंटिन्यूटी बनी रहे, चाहे एलजी साहब जे रहे, जहां कोई और है। तो एलजी आपको पता है लेफ्टिनेंट गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में वो स्टेट हेड है, तो गवर्नमेंट हेड के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। तो मुझे यही हम तवक्को करते हैं कि जो एड एंड एडवाइस सेक्शन 55 जे&के रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट, जो हमारे 3 लिस्टें होती हैं, जूनियर लिस्ट पार्लियामेंट करेगा कानून, कॉन्करेंट लिस्ट में यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट बनाएगा, हमारे पास स्टेट लिस्ट है, और स्टेट लिस्ट में भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका क्या रोल है, उसको लॉ एंड ऑर्डर निकाल दो, पुलिस निकाल दो, बाकी जो लेजिस्लेटिव फंक्शन वो हम चाहते हैं कोऑर्डिनेशन में हो, और जो भी असेंबली काम करे वो उसको एलजी में आपस में बातचीत, एक दूसरे के नोटिस में, और हेल्थी डेमोक्रेसी के बारे में कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए कि एक ने वो उस अगर वैसा ना हो तो मुझे नहीं लगता कि कोई बात, हाँ जैसे ये बात है उस चीजें हमें बैक बर्नर पे रखने पड़े, जैसे आर्टिकल 370 की रिस्टोरेशन की बात, मुझे लगता है एक असेस देने चाहिए
इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। लेट फॉर 10 इयर्स 20 इयर्स, जो 100 साल तक वेट करने की बात हुई है, तो 10-20 साल इसको तरक्की और खुशहाली, और हम होपफुल हैं स्टेट होल्ड आ जाएगी। तो असलम साहब थोड़ा इसको क्योंकि कंक्लूड करेंगे, लंबा तो हो गया है, तो आप कश्मीर में जो नुकसान हुआ है यहाँ के युवाओं का, यहाँ की एजुकेशन का, यहाँ की डेवलपमेंट का, एम्प्लॉयमेंट का वो तभी आज खुशहाली की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि हमने उन चीज़ों को इग्नोर करके डेवलपमेंट पे फोकस किया। वोटिंग की जो शरह है वो ज़्यादा बढ़ गई। आप अंदाज़ा लगाएं 2014 में 40,000 से कम फारूक अब्दुल्ला को वोट मिले थे, और बिल्कुल आज एब्सोल्यूट की राइट। डेट में अगर हम ऑब्जर्व करें तो लाखों में वोट मिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जो पार्लियामेंटेरियन है हमारे। तो इससे ये जाहिर होता है कि लोगों ने डेवलपमेंट को तरजीह दी है, कॉन्फ्लिक्ट को छोड़ा है, और कुछ ही अनासिर हैं जो कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्री से फ़ायदा उठाते हैं, वो जम्मू कश्मीर में या जम्मू रीजन में डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो एक बात रह गई असलम साहब, वो बात ये है कि जो एक इलेक्शन हमारी रही है वो पंचायती इलेक्शन, और दूसरा जो है अर्बन बॉडीज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत का, जो पंचायत, ब्लॉक और डीडीसी। तो ये भी जल्दी से हो जाए, इसमें पार्टिसिपेशन ज्यादा होती है और ग्रास रूट पे होती है। जो हमारे नौजवान हैं, जो वुमेन फोक है, कितनी आगे पार्टिसिपेशन है इसमें, मुझे लगता है जैसे आपने डाटा किया इससे ज्यादा हो। और ये एक डेमोक्रेसी, फिर हम जो इंडिया, अगर ये भी एक इलेक्शन हो जाती है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, दुनिया में हमारा डंका बजेगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं और कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारे हैं। और पीओके में भी इसकी एक चर्चा होगी, बात होगी, और उन जब वो इधर देखेंगे तो फिर पीओके भी जो पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है वो भी हमारे साथ हो। कैसे, क्या कहते हैं आप? तो आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स और बात बिल्कुल, करें। जब हम इब्तदा में कानूनी चर्चा शुरू हुई तो इसके दौरान हम इलेक्शन की बातें करते थे, और इलेक्शन हो चुके, चीफ मिनिस्टर बन गया। अब उम्मीद करते हैं कि हमारी चर्चा से और ज़्यादा इसमें असर पड़े, और बहुत जल्द पंचायत, डीडीसी और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन हों, ताकि ग्रास रूट पे जो डेवलपमेंटल प्रोसीजर है जो पंचायत के थ्रू होना है वो उन्हीं के थ्रू होना है, और वो भी हो जाए। क्योंकि अगर हमारी विलेज ताकतवर हैं, गांव ताकतवर हैं, तो हम ताकतवर हैं। हमारा सेक्रेटरीट तभी बनेगा जब हमारा गांव सरसब्ज रहेगा। तो गांव को सरसब्ज करना है, तभी जाके दिल्ली सरकार भी सरसब्ज होगी, और तभी जाके सब्ज हो जाएगा। इसी होप से हम आज इजाजत लेते हैं अपने दर्शकों से। तो मुझे लगता है काफी है आज के लिए। तो नया टॉपिक, नई बातचीत हम दोबारा करेंगे। थैंक यू, थैंक यू मैम।